अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें दो चीज़ें कवर करना है। कल हम बात कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं, और इसके लिए मैंने हेल्प ली तीन थीसिस की, और वहाँ हमने देखा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लिखा जाता है। तो आज एक चीज़ तो हम ये देखेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम हम रखेंगे कि बेटर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे बात करेंगे। और दूसरा हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने लैपटॉप ऑन रखेंगे और एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लेंगे, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे टेक्निकल राइटिंग के हवाले से। तो ये दो हमारे आज के टास्क हैं। तो पहली चीज़ आप देखते हैं यहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पहले पैराग्राफ में यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट तीन बातें बताई जा रही हैं, और इसको आप इम्पोर्टेंटली नोट कीजिएगा, गौर कीजिएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज कंक्लूजन्स अबाउट द अर्लियर स्टडीज कंसीडर्ड आउट अबाउट द प्रेजेंट स्टडी एंड दे रिड्यूस द पॉसिबल रेप्लिकेशन इन फ्यूचर। तो लीडी 1989 ये कह रहे हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता चलता है कि ऑलरेडी पास्ट में क्या काम हो चुका है, और जब हमें पता होगा, हम कोई टॉपिक डिसाइड कर रहे होंगे और हमें पता होगा कि ये ऑलरेडी इस पे इन एंगल से काम हो चुका है, तो फिर रेप्लिकेशन यानी काम के रिपीट होने का चांस कम हो जाएगा। इट इज़ अ वाइटल सोर्स टू कम अक्रॉस विद प्रायर इंफॉर्मेशन observation and estimation of different researches related to the undertaking research। तो यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रायरली लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है, और फिर उसको हम बेस बना के प्रेजेंट करेंगे अपने फ्यूचर के काम को। तो यहाँ से रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्लियर होगी। तो एक चीज़ ये, अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो उस हवाले से जो मैंने कल थीसिस आपको शेयर किया था, उसी के काम को के रिव्यू को मैं ले रहा हूँ, जो कल स्टूडेंट ने डायबिटीज़ पे काम किया था। तो आज हम देखते हैं कि उन्होंने डायबिटीज़ के किन किन रेफरेंसेस को किस तरह से अपनी स्टडी का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहले तो आप नोट करें, ये तीन रेफरेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं, दो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये स्पैरो एटल 1993 और हेडेड साद 1998। तो आप ईयर के हिसाब से देख रहे हैं, और हमने ये सीखा था पहले कि हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, यानी जो सबसे पुराना काम होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर एंड पे जाके लेटेस्ट काम हम शेयर करेंगे। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। ये 1993 का पेपर और ये 1998 का, फिर इसके बाद अगले ईयर्स के पेपर आएंगे। एक बात। दूसरी बात आप नोट करें, यहाँ पे एटल यूज़ किया जा रहा है और इटैलिक से लिखा जा रहा है। एटल ETAL लिख के उसको इटैलिक कर दिया गया और फुल स्टॉप लगा दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यहाँ ऑथर्स की तादाद दो से ज़्यादा थी। तो जब भी ऑथर्स की तादाद दो ऑथर से ज़्यादा होगी, हम उसको एटल से लिखेंगे। इधर आप देख रहे हैं दो ही ऑथर थे, तो एंड के साथ लिख दिया गया और एटल नहीं लिखा गया। तो ये मारूजी के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आपसे मैं पूछूंगा, तो आपने इस हवाले से ज़रा अलर्ट रहना है। अगर ऑथर्स की तादाद दो से ज़्यादा, तो एक पहला ऑथर लिख के, और उसका भी जो सर नेम है, जैसे मोहम्मद आफ्ताब है तो आफ्ताब लिख के और आगे एटल डाल देंगे। और अगर दो ही ऑथर हैं, तो दोनों ऑथर्स के सर नेम एंड के साथ हम लिखते हैं। तो यहाँ सर नेम से मतलब मोहम्मद आफ्ताब में जो आफ्ताब जो कॉमनली यूज़ किया जा रहा है वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं दो एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ कि इन्होंने किस तरह से एक ये आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें 2003 का पेपर वाइल्ड एटल, इसके बाद 2006 का पेपर, इसके बाद फिर 2006 का पेपर। तो अब ये जो दो पेपर थे दोनों 2006 के थे। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि इन दोनों में से पहले कौन सा पेपर रखा जाए।
अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाले चैप्टर में, तो उसका आंसर ये होगा कि जौन सा पेपर ईयर में सेम है तो फिर हम उसमें ऑथर के नेम देखेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होगा वो हम लिख देंगे, जैसे अहमद एंड परवेज़ है और नीचे दिन एटल है तो ए अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो ईयर सेम होने की वजह से हमने अल्फ़ाबेटिकली जो पेपर पहले आ रहा था उसको हमने पहले लिख दिया। तो ये चीज़ें आप काफ़ी इम्प्रूव कर रहे होंगे। अब आप देखें जी, अगर दोनों ए आ जाएं तो जी, दोनों ए आ जाएं तो फिर आप देखेंगे सेकंड ऑथर में अल्फ़ाबेटिकली किसका सीक्वेंस बनता है, फिर आप उस हिसाब से उसको रख लेंगे। इसके बाद आप देखें इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कवर की हैं अपने आर्टिकल के अंदर। तो जिस तरह मैंने आपको समरी दी थी, तो डियर स्टूडेंट इसको सुनने की हद तक नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है। अब आप देखें इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, देन एटल 2006 में डिटरमिन द अक्ररेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी बिटवीन पीपल इन पाकिस्तान फ्रॉम 5 communities conduct campuses in नॉर्दर्न ईस्ट कराची। तो ये पहले इन्होंने ऑथर का नाम लिया, ऑथर की तादाद ज़्यादा थी तो एटल ले लिया, ईयर मेंशन कर दिया, फिर आगे टाइटल दे दिया स्टडी का। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हुए सबसे पहले हमने ऑथर और ईयर के बाद टाइटल देना है, फिर एरिया बता दिया स्टडी का। इसके बाद बता रहे हैं दे क्लासीफाइड द डायबिटीज़ इनटू 3 स्टेजेस, एनपीडीआर और सीवियर एनपीडीआर और पीडीआर। तो ये थोड़ी डिटेल वो बता रहे हैं। फिर बता रहे सैंपल ऑफ 9-12 वाज टेकन, ठीक है, सैंपल साइज बता दिया। अब रिजल्ट्स पे बता रहे कि 108 लोग थे जिन्होंने आई एग्जामिनेशन करवाया, उसमें 15% को डीआर था। ये डिटेल वो रिजल्ट्स की फॉर्म में बता रहे। और फिर बता दिया गया, सजेशन एंड पे दे दी गई। तो ये भी थॉरली मुकम्मल नहीं है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहिए थी, लाइक सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की गई, फिर मेथडोलॉजी कौन सी यूज़ की गई, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। तो आपने इस तरह ये टोटल 5-6 चीज़ें एक पैराग्राफ में ऐड करनी है। इसके बाद अगला पेपर भी एक देख लें थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए। अडोर एटल 2007 have studied the calculation of consequences of DR between the diabetic present and peripheral diabetic clinic in मिलाका। अब यहाँ पे टाइटल भी आ गया और जिस जगह पे स्टडी कंडक्ट की गई तो वो कंट्री नेम भी आ गया। This study was conducted from January 2007 to December 2007 in Malaysia। तो ये ईयर ऑफ स्टडी आ गया। और ये फिर वो वेरिएबल बता रहे हैं, दे हैव टेकन एज, जेंडर, रेस, एजुकेशनल लेवल, ड्यूरेशन ऑफ डीएम, फैमिली, ये वेरिएबल के नाम आ गए। दैट्स गुड। फिर बता दिया गया सैम्पल साइज 351 का। फिर आगे रिजल्ट्स बताना शुरू कर दिए। फिर आगे हमारे रिजल्ट्स ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें मिस हैं, सैम्पलिंग टेक्निक, मेथडोलॉजी। तो जब भी हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने की, तो इन चीज़ों को हमने डेफिनेटली प्रिपेयर रखना है और इसको ऐड करना है। सो इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ और मैं रिपीट कर देता हूँ रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। इस पर हमने थोड़ी सी बात की कि ये हमें रेप्लिकेशन से बचाता है, फिर हमें बताता है और हमें हेल्प करता है कि हिस्ट्री में लोगों ने ये एंगल कवर कर रखे हैं इस टॉपिक पे, तो फिर उसमें मज़ीद जिद्दत लाते हुए उसको और वेल फर्निश्ड करके न्यू फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना होता है। फिर हमने देखा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर ऑथर की तादाद 3 से 2 से ज़्यादा है तो उसको एटल से लेते हैं, 2 हो तो एंड से कवर करते हैं, और अगर सेम ईयर में बहुत सारी स्टडीज़ हों तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उन्हें रखते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कि 6-7 इम्पॉर्टेंट बातें रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पैराग्राफ में कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ही पैराग्राफ हो 6-7 लाइनों का जिसमें सारी इम्पोर्टेंट बातें आ रही हैं, लाइक ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स और सजेशंस। तो ये हमारी आज की क्लास का एक हिस्सा था जो कवर हुआ। तो इस पर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर हम आगे MS वर्ड पे चलते हैं।
चैलेंज नहीं है क्वेश्चन। अब ज़रा प्रैक्टिस करना है हमें, तो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आपको मटेरियल मिल भी जाएगा। तो अब हमें आज हमने राइटिंग के हवाले से दो चीज़ें कवर करना है कि एक तो जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी हेडिंग की फॉर्मेटिंग एक तरह की हो, ये एक चीज़, और दूसरा इसके लिए जो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आज सिर्फ दो चीज़ें हमें कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आप भी मुझे फॉलो करते हुए इसी तरह चैप्टर नंबर 1 लिख लें, सेक्शन 1 लिख लें, सेक्शन 2 लिख लें, सब सेक्शन 1 लिख लें, फिर चैप्टर 2, और इसको फिर रिपीट कर दें जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मैं रफली स्पीकिंग चैप्टर 3 तक मैंने ये हेडिंग्स बना ली, चैप्टर 1 सेक्शन 1 2 सब सेक्शन 1 और सो ऑन। तो ये लिखने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी चैप्टर हेडिंग है, जिसको मैं हेडिंग 1 कहूँगा, मेन हेडिंग है, उसको क्लियरली मुझे एक ही फॉर्मेट में मिलना चाहिए। फिर सेक्शन 1 जो दूसरी हेडिंग है उसको एक ही फॉर्मेट में आना चाहिए, और फिर तीसरी हेडिंग को एक ही फॉर्मेट में आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो मैंने लिखा है इसको हाईलाइट करूँगा, फिर इधर से मैं चूज़ करूँगा, ये मेरी हेडिंग 1 है, ये आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये मेन हेडिंग है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। इसके बाद अब मैं इसके लिए जो राइटिंग स्टाइल है वो आमतौर पे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं, और मेन हेडिंग के लिए 16 फाउंट साइज रखते हैं। ये दो चीज़ें मैंने की। थर्ड पे जाके मैंने जो मेन हेडिंग का पैराग्राफ से ये जो डिस्टेंस है उसको मैं 0 पॉइंट की बजाय 12 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दी। और आखिरी बात, इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक चाहता हूँ, तो ये मैंने सेटिंग कर दी। तो अब मैं हेडिंग 1 पे, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, हेडिंग 1 पे गया, राइट क्लिक किया और इसको अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन, ये मैंने करना है। तो ये इसको मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखते हैं इसका कलर भी ब्लैक हो गया। तो अब ये थीसिस के अंदर 6-7 चैप्टर जो आने, तो एक दफ़ा मैंने सेटिंग की। इसके बाद अब आप देखें चैप्टर 2 पे मैंने कर्सर रखा और क्लिक किया, और हेडिंग 1 पे क्लिक किया, तो सारा कुछ उसी तरह हो गया जिस तरह चैप्टर 1 में था। इसी तरह चैप्टर 3 पे मैंने कर्सर रखा, क्लिक किया और हेडिंग 1 पे क्लिक किया, तो सेटिंग वही होगी जो, और सेटिंग में सिमेट्री है चैप्टर 1 2 और 3 के लिए। इसके बाद सेक्शन जो हमारे आते हैं इनके लिए आप यही सेटिंग करते हैं। तो सेक्शन 1 है, ये मेरी दूसरी हेडिंग है, तो इसको मैं सेक्शन 2 और हेडिंग 2 यहाँ से क्लिक कर दूँगा। अब इसमें भी वही 4 बातें हम करते हैं, लाइक इसका जो जी यहाँ तक आप रिपीट करें 1 मिनट के लिए। तो फर्स्ट जो हेडिंग थी, उसके बाद अब सेकंड हेडिंग पे जब मैंने सेक्शन 1 पे इसको सिलेक्ट किया और हेडिंग 2 की, तो अब मैं यहाँ से इसके लिए वही सेटिंग्स करूँगा, लाइक जो राइटिंग स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, दूसरी हेडिंग का फाउंट साइज 14 होना चाहिए, सर एक कलर, रिक्वेस्ट थी। जी जी,
सर ये इरम को सर ब्लॉक कर दें। जी इरम इकलौती को ब्लॉक कर दें सर जी, हमारी क्लास की नहीं है। अच्छा चलने दे, मैं कर देता हूँ। तो इसको, इसका कलर हमने ब्लैक कर दिया। अब यहाँ मैंने जब कर्सर रखा और आप देख रहे हैं पैराग्राफ लिखा रहे, इसको सिलेक्ट किया तो जो आफ्टर स्पेसिंग है वो मैंने 0 की बजाय 6 कर दी। इसका मतलब ये है कि जो मेन सेक्शन हेडिंग है उसका पैराग्राफ से जो डिस्टेंस है वो मैंने 6 का कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये सेक्शन 1 में मैंने यहाँ पे सेटिंग कर दी। तो आप भी इसी तरह कर लें। अब मैं जब ये सेटिंग कर चुका हूँ सेक्शन 1 के लिए, तो अब मैं हेडिंग 2 पे जाऊँगा। ये एक आध चीज़ भी अगर हम मिस कर गए तो ये सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। देखिए मैंने सारी सेटिंग की है। तो अब मैं बड़े एहतियात से हेडिंग 2 पे जाऊँगा, कर्सर रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसकी चेंजेस जो हैं वो मैं अपडेट कर दूँगा। अपडेट हेडिंग 2 टू मैच सिलेक्शन, ये अपडेट हो गया, साथ इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं सेक्शन 2 पे जाऊँगा तो ये भी दूसरी हेडिंग है, जस्ट एक क्लिक करूँगा तो ये चीज़ एक तरह हो जाएगी। हेडिंग 2, इसी तरह सेक्शन 2 हेडिंग 2, सेक्शन 1 हेडिंग 2, सेक्शन 2 और हेडिंग 2, ये मैंने कर दिया। तो अब आखिरी जो काम है वो सब सेक्शन 1, ये तीसरी हेडिंग है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से वही 4-5 बातें जो मैंने सबके लिए की हैं वो मैं यहाँ कर दूँगा। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, फिर इसका जो साइज़ है वो 12 कर देते हैं, बल्कि 14 ही कर देते हैं। और पैराग्राफ पे जाके जो आफ्टर स्पेसिंग है वो 6 कर दी मैंने, और बिफोर स्पेसिंग जो 12 कर दी मैंने। बल्कि बिफोर स्पेसिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसी को ही रहने दें, 0। बिफोर आफ्टर स्पेसिंग मैंने 6 कर दी, यहाँ आप देखिए। तो सब सेक्शन 1 को मैंने कर दिया, कलर भी इसका ब्लैक कर दिया। तो अब सिंपली मैंने क्या करना है, हेडिंग 3 पे जाके इसको मैंने अपडेट कर देना है टू मैच दी सिलेक्शन। और इसका कलर जो था वो अभी ब्लैक नहीं हुआ, कलर इसका चेंज कर देते हैं दोबारा से। इसको दोबारा देखें, सब सेक्शन 1, इसका टाइम्स न्यू रोमन 14 और आफ्टर स्पेसिंग 6, कलर इसका ब्लैक। अब हेडिंग 3 पे जाके इसको अपडेट कर देना है तो मैच द सिलेक्शन। अब ये अपडेट हो गया। तो अब किसी सब सेक्शन पे जाएं, हेडिंग 3 क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये नंबर 1 हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया कि किस तरह से चैप्टर हेडिंग्स को एक ही सिमेट्री पे और टेक्निकल राइटिंग में एक ही तरह से लिखना है। अब इसके बाद ये जो चैप्टर 1 है इसको मैं एंटर करके यहाँ कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो अब ये इसको मैं सिलेक्ट करके हर एक हेडिंग के नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा वॉल्यूम बन जाए और अगली बातें हम एक्सप्लेन कर सकें। आप कुछ लिख के, जैसे हारिस है तो वो हारिस लिख के इसको कॉपी करें और पेस्ट करता जाए, ज़ाहिर है इसका नाम है और वो उसको लिखेगा बार बार। तो कुछ मैंने लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, हर एक हेडिंग के लिए। दूध ले आए हो आप? तो ये मैंने कर दिया।
नहीं, मैंने ड्यूटी किसी और की दिखा दी है। अच्छा, ये तो सब्जी का टाइम होने वाला है, तो मैं बस क्लोज ही कर रहा हूँ, 10 एक मिनट रह गए। तो ये मैंने कुछ मटेरियल यहाँ लिख दिया। तो होप सो कि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई कि किस तरह से हम हेडिंग्स को जो है वो एक ही सिमेट्री पे ले आते हैं। और टेक्निकल राइटिंग में, और ऑनेस्टली आप बिलीव करना कि मेरा एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा था जब मैंने सारा काम किया था, लेकिन ये सिमेट्री नहीं थी। और हमें तो पहले अंदाज़ा ही नहीं होता था, हम सारा मैनुअली करते थे। तो अब ये देखें कितना आसान है, एक एक क्लिक पे ये सारा काम हो रहा है। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक स्टाइल में लाऊं, जो टेक्निकल राइटिंग स्टाइल में। तो इसके लिए मैं चैप्टर 1 के शुरू में कर्सर ला के लेफ्ट साइड पे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ये ब्लिंकिंग हो रही है और आपको नज़र आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसी होम पे रहते हुए यहाँ पे जाके, तो ये वाला जो स्टाइल है ये हम सिलेक्ट कर लें। तो आपको नज़र आ रहा है होम पे, और इधर जो लिस्ट है हमारे पास ये वाली, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें खुद से चैप्टर 1 को इसने 1 ले लिया, सेक्शन 1 को 1.1, सेक्शन 2 को 1.2, और नीचे सब सेक्शन को 1.2.1, फिर 1.2.2। इस तरह से ये इसकी सेक्शनिंग को इसने टेक्निकल नंबर खुद से अलॉट कर दिए, जो मुझे मैनुअली अगर करना पड़ते तो अच्छा खासा टाइम लगता। जी सर जी, ये दोबारा से कीजिएगा। जी, मैं फिर करता हूँ। हाँ सर, तो पता इसको चला कंट्रोल क्या जी सर? मैंने किया, चैप्टर 1 के शुरू में कर्सर ला के मैंने क्लिक किया, जैसा ये ब्लिंक हो रहा है। और इसी पेज पे जहाँ मैं मौजूद हूँ, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लिक किया, और ये जो हेडिंग स्टाइल हमें नज़र आ रहे हैं ऊपर, और बहुत सारे, लेकिन टेक्निकली हम ये वाला चूज़ करते हैं। तो इसको जब सिलेक्ट किया तो ये नंबरिंग अलॉट हो गई। तो 2 काम हमने सीख लिए, कैसे हेडिंग को एक स्टाइल पे ले गए और फिर उसको नंबरिंग कैसे अलॉट की। जी क्लियर? सर जी, इसकी जोन से ऊपर हेडिंग के जोन से ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो जी 1 2 3 4 तक ही है कि आगे भी जितने मर्जी हम हेडिंग कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जितने मर्जी आप कर लें, लेकिन वो पेचीदगी बढ़ती जाएगी ना। आप देख रहे हैं ये स्टाइल मौजूद है, हेडिंग 4 है, ये देखिए हेडिंग 1 2 3 4, तो ये आगे हैं, लेकिन हम उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते ना, तो हम उसको शॉर्ट ही रखते हैं। जितनी आप हेडिंग सब हेडिंग बढ़ाते जाएंगे तो पेचीदगी बढ़ती जाएगी। जैसे आपका चैप्टर 1 है, उसमें सेक्शन 1 है, और उसमें सब सेक्शन 1 है, और उसके अंदर फिर सब सेक्शन 1 है, फिर सब सेक्शन 1 है, तो वो 5 दफ़ा 1.1.1.1 बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो हम उसको शॉर्ट ही रखते हैं, आमतौर पे 3 या फिर 4 तक ले जाते हैं। तो अब आप आज के लिए आखिरी बात के, इसको अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेके जाना है, ताकि रीडर जैसे ही हमारा थीसिस ओपन करे तो उसको कोई चीज़ ढूंढना ना पड़े, वो उधर ही उसको ले लेके कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन किस पेज पे मौजूद है। तो मैंने क्या किया, चैप्टर 1 के शुरू में लाके मैंने एंटर प्रेस किया, और यहाँ थोड़ी मैंने स्पेस बना ली, जैसे ये एक लाइन की स्पेस लिंक कर रहा है कर्सर। तो ये मैंने स्पेस बना ली। अब मैं रेफरेंसेस में जाऊंगा, और ये लेफ्ट स्टार्ट में कॉर्नर में टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा नज़र आ रहा है, इसको क्लिक किया। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल हैं। तो जो पहला ऑटोमेटिक टेबल 1 है, इसी को हमें जनरेट करना है। तो सिंपली इसको मैं क्लिक करूँगा, तो ये जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं ये ऊपर बन गए। यानी ये हमें बता रहा है कि चैप्टर 1 पेज 1 पर है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ये पेज 1 पर, और अगला मटेरियल पेज 2 पर, और चैप्टर 3 का सब सेक्शन 1 पेज नंबर 3 पर। तो ये हमारे पास कंटेंट्स बन गए, जो किसी भी बुक या रिपोर्ट में शुरू में बहुत ज़रूरी होते हैं रीडर की आसानी के लिए। अब लास्ट थिंग आप देखें कि अगर हम कोई चेंज लाते हैं लिखते हुए, जिस तरह आप ये चैप्टर 1 को मैं चेंज करता हूँ इंट्रोडक्शन के नाम से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन। तो सर वो कॉन्टैक्ट में भी चेंज होगा? जी वो मैं अभी देखें ना, मैंने अभी ये चैप्टर 1 की बजाय इंट्रोडक्शन लिखा है, चेंज मैंने की है। थोड़ा और आगे चलते हैं, एक ही दफ़ा में ये सारा कर, सेक्शन 1 की जगह सपोज मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ सिचुएशन इन पाकिस्तान।
डायबिटीज़ के हवाले से सपोज पाकिस्तान में क्या सिचुएशन, ये मैंने दो चीज़ें चेंज की। तो अब इसको मुझे ऊपर अपडेट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, तो ये अब मुझे पूछता है अपडेट फील्ड। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो गया। ये देखिए चैप्टर 1 की जगह इंट्रोडक्शन आ गया और सेक्शन 1 की जगह सिचुएशन इन पाकिस्तान आ गया। तो ये अपडेट हो गया टेबल। तो मुझे बार बार नहीं लिखना सर पड़ा। ये अगर सिलेक्ट कंट्रोल ए से किया? नहीं, वैसे ही मैंने बस क्लिक किया, सॉरी, मैंने वो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स पे जाके क्लिक किया। तो क्लिक करने से ये इसका ये इस तरह से हो गया कलर। फिर मैंने राइट क्लिक किया और फिर मैंने इसको अपडेट कर दिया। सर राइट क्लिक कहीं भी कर दें कि वो जिस नहीं, पॉइंट पर उसके हमने अंदर ही, चेंजिंग नहीं की नहीं, उस पर? कहीं भी कंटेंट्स में किसी भी जगह पे कर दें। ठीक हो गया। तो ये आप देखिए किस कदर मेरा टाइम बच रहा है कि जो मैंने चैप्टर 1 में चेंज की, अगर मैं इसको फॉलो ना कर रहा होता तो मुझे दोबारा यहाँ लिखना पड़ता, फिर उसको चेंज करना पड़ता। तो ये एक्चुअली खुद से उसको एडजस्ट किए जा रहे हैं। सो होप सो कि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हुई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, कैसे लिखते हैं, फिर टेक्निकल राइटिंग में हेडिंग को सेम कैसे करते हैं, उसकी नंबरिंग कैसे अलॉट करते हैं और फिर सेक्शनिंग और कंटेंट्स कैसे बनाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप करें। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी। सर आपने कहा था कि फिगर और टेबल्स वगैरह बनाने हैं। सर रिपोर्ट में तो नहीं बनेंगे ना, फिगर्स ऐड नहीं होंगे या टेबल वगैरह नहीं बनेंगे? नहीं, ज़रूरी तो ये नहीं है। बता। देखिए ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस पर आपको कोई फिगर अवेलेबल है तो बेसिकली तो आपने प्रैक्टिस करना है ना। तो आपको चाहिए कि आप अपने टॉपिक के रिलेटेड कोई फिगर ऐड कर दें। लाइक अगर आप फैसलाबाद से ही स्टडी कर रहे हैं तो फैसलाबाद की मैप जो है वो पेस्ट कर दें आप। तो उसको आप फिगर का नाम दे के कंटेंट्स का हिस्सा बना लें। तो कोई इशू नहीं है, आपकी लर्निंग है। अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड 2-3 फिगर ऐड करें, उसको नंबर अलॉट करें और कंटेंट्स का हिस्सा बनाएं, जो हम इंशाल्लाह परसों रिवाइज करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर जी जी। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरह हम इस पर अब ले रहे हैं ना, इसकी समझ आ रही, यानी कि कुछ समझ नहीं भी आता हम पूरी क्वेश्चन करते हैं तो वो इस तरह ना कंसेप्ट जोन पर हमारे क्लियर हो रहे हैं। तो जो लेक्चर हमने वो व्हाट्सएप पर किए हैं वो भी हम आया कि इस पर करेंगे सारे, के वो बस जो कर लिए वो कर लिए हैं? जी, अगर आप गौर करें तो इंट्रोडक्शन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा था, मैंने उसको कल रिवाइज किया। यस सर। तो साइटेशन यस सर। वगैरह ये हमने पहले पढ़ा था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो कर तो रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं यार। यस सर। यस सर, मैंने यही पूछा कि वो सारे हम करेंगे ना इसी तरह नहीं, रिवाइज? ये देखिए आप चेन बना तो लिए इंशाल्लाह। बाकी ना आपकी इनपुट बहुत ज़रूरी है। आप जब बोलते नहीं है ना तो इसके दो मतलब हैं, या यस तो सर। बिल्कुल समझ नहीं आ रही या फिर बहुत यहाँ आ समझ रही नहीं आ है। रही। तो जब आप या पूछेंगे ना, जब आप मुझे पूछेंगे जी कि जी। सर ये चीज़ कैसे है, तो मैं उस पर लेक्चर जूम पे ले लूँगा। जब आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से ढूंढ ढूंढ के कुछ करवा रहा हूँ। तो मैंने अब चेन बनाई है, इंट्रोडक्शन रिव्यू हो गया। अगली क्लास में मेथोडोलॉजी पे बात करेंगे और इधर फिगर और टेबल की बात करेंगे। मैं तो अपनी हिसाब से चल रहा हूँ, जब आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी करूँगा। सर एक और था कि सर जिस तरह अब हमने ये स्टेप वाइज शुरू किया है, हमने इंट्रोडक्शन भी अपना साथ ही शुरू कर दिया, यानी कि पहले दिन हमने इंट्रोडक्शन किया है, हमने अपने कौन सा था हमारा टॉपिक उसका हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। आज हमने ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है, तो हम इसके मुताबिक तो जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा तो हम आपने जो सी डेट दी हुई है हमें 29, हम तब आपको सबमिट करवा देंगे वो। नहीं, वो 29। अब ईद की छुट्टियाँ कब से हो रही हैं? जी ईद की छुट्टियाँ कब से हो रही हैं? पता नहीं सर सर। जी आज से सर जी। जी। सर जुमेरात से या बुध से हो रही है? आज की क्लास है ना, तो वहाँ मेथोडोलॉजी मैंने बता देनी है। तो अब आपने पहले भी तो पढ़ा हुआ है यार। अब ये थोड़ी है कि अब आप फिर दोबारा टाइम कह रहे हैं। तो आप कोशिश करें, जो डेडलाइन दी है ना उसी पे काम करके मुझे शेयर करें। तो फिर मैं उसको ईद की ये जो 4-5 दिन मिलेंगे उसमें टाइम निकाल के पढ़ के आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करके आपको दूँ और फिर आप उसको और इम्प्रूव करें, ताकि कल ये रिपोर्ट हम किसी को दिखाएं तो वो
हमें भी ऑनर फील और उसे भी कि ऑनलाइन क्लासेस के होते हुए भी इतना अच्छा काम स्टूडेंट्स ने कर लिया। जी कोई ठीक है, क्वेश्चन है? इंशाल्लाह सर करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है? सर जी जी सर जो हम लोगों ने ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाना है सब पास पेपर से लेके उसी की डिटेल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल, रिव्यू होते ही हमेशा पास पेपर के है ना। आप देखेंगे ये स्टूडेंट का जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इसने खुद 2016 में काम किया, तो इसने ये सारा पीछे 1989 से लेकर जो टॉपिक से रिलेटेड रिव्यू पेपर थे वो इसमें लिए हैं। तो वो आपकी मेहनत है ना, जब आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च करेंगे और वो रेलेवेंट और आसान और अच्छे वाले पेपर सामने आएंगे, तो उसकी एक समरी आप एक पैराग्राफ में दे रहे हैं। इसका मतलब है ये रिव्यू सिर्फ रिव्यू नहीं है। अगर आप 8-10 पैराग्राफ बना रहे हैं, इसका मतलब है आपने ज़िंदगी में 8-10 पेपर पढ़े हुए हैं, तो और आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड पे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने से और हिस्ट्री से जो पेपर आपको मिलेंगे, लेटेस्ट पेपर, उसको पढ़ें और उसको एक पैराग्राफ की शेप दें, कीपिंग इन माइंड ऑल दी 7-8 थिंग्स जो इम्पोर्टेंट और पैराग्राफ में होनी चाहिए। और सर ये जो आपने बताया 2 ऑथर्स को एक साथ लिखना है एटॉल के साथ, वो कैसे लिखेंगे? क्योंकि जो हम लोग एक पेपर से लेंगे कुछ पैराग्राफ, वो तो एक ऑथर का होगा, 2 का कैसे होगा? नहीं, आप जब कोई पेपर डाउनलोड करेंगे ना, तो टाइटल के नीचे आप देखेंगे वहाँ 6-7 ऑथर आमतौर पे होते हैं। तो एक ऑथर बहुत रेयर है, तो वो जो 7-8 ऑथर आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसी को फिर आपने एटल से ले लेना है। यानी सपोज अगर 5 लोगों ने काम किया है, तो उसमें पहला ऑथर जो है उसका नेम लिख के एटल कर देना है, और उसकी तफसील आपने रेफरेंसेस में देनी है, जैसे आपको पहले बताया गया, और होपफुली हम रिपीट भी करेंगे। ओके सर। जी गुड सर। कोई अच्छा और सर, question? इसमें जोन से सर अभी आपने कहा ना ऑथर हमारे पास 5 हैं, उनमें से एक का नाम लिखकर आगे हम वो लिख देंगे एटैलिक जी एटल, हाँ। एटल। तो सर वो जोन सा एक नाम लिखना है वो किसका लिखेंगे? पहला ऑप्शन, जैसे पहला। मोहम्मद आफ्ताब है जी, आगे मोहम्मद अब्दुल्ला है, मोहम्मद कासम है, हारिस है, ये नाम आगे चलते जा रहे हैं। तो जो पहला ऑथर है उसका सर नेम यानी आफ्ताब और एटल, ऐसे आपने लिखे। ठीक हो गया सर। हारिस ने कोई सर मुझे क्वेश्चन भी नहीं शो किया। करवा सकते हैं, सर मुझे भी शो करवा सकते हैं कि नहीं? जी मुझे भी शो करवा सकते हैं कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे? सर मैं कह रहा हूँ कि आफ्ताब की जगह मैं अपना नाम भी लगा सकता हूँ। नहीं, आप जो सीक्वेंस है ना उस हिसाब, अगर आपका नेम पहले है तो आप पहले अपना लिखेंगे। मुझे पता है आपको मैं अच्छा नहीं लगता, तो आप मुझे साइड पे लगाएंगे, लेकिन अगर मेरा सीक्वेंस पहला है तो फिर मेरा नाम ही आएगा। ठीक है सर। जी कोई और क्वेश्चन है? लास्ट मिनट है हमारी मीटिंग का, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जल्दी करें। अगर पांचों में सर किसी की लड़ाई हो जाए कि मेरा पहले लगाओ नहीं। जी जल्दी बताएं क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने हमें टी टेस्ट वगैरह SPSS पे करवाए हैं सर, अगर पेपर जो के होंगे नेक्स्ट, तो सर हम इस तरह ही वो परफॉर्म करके आपको देंगे फाइल? इसका मुझे अब क्लियर नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर अलाउ हुआ तो मे बी। बाकी मैंने एहतियातन आपको करवाया है कि अगर आप स्टडी कंडक्ट करें तो आपको पता हो कि ये बेसिक जो टेस्ट हैं ये SPSS पे कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और पाकिस्तान और दुनिया में हालात बेहतर हुए और अगला सेमेस्टर शुरू हुआ, तो आपने SPSS वाला प्रॉपर कोर्स भी पढ़ना है 7वें सेमेस्टर में, तो वो इशू नहीं है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन? जी चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।